नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज जा रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आप सभी लोगों का समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आए हैं करंट को लेकर के, एक इशू है मणिपुर को लेकर के। देखिए, इसमें हम लाने वाले हैं कि मणिपुर अतीत से वर्तमान तक, मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो मणिपुर की जो वर्तमान स्थिति है वो अतीत से लेकर वर्तमान तक की जो हालत है कि अतीत मणिपुर के अतीत के बारे में भी हम बताएंगे, और वर्तमान में जो हालात पैदा हुए हैं उसके क्या कारण हैं उस पे भी हम इस वीडियो के माध्यम से विचार करेंगे। तो ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि मणिपुर का इतिहास, कि मणिपुर का इतिहास क्या है। तो हम बहुत पीछे तो नहीं जाएंगे, मेडिवल एंशिएंट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन जो आज़ादी के जस्ट पहले की स्थिति हम बताते हैं कि आज़ादी के पहले यह एक रियासत थी जिसके राजा थे बोधचंद्र। तो आज़ादी के पहले जैसे यहाँ ढेर सारी रियासतें थी, उसी तरीके से मणिपुर भी एक रियासत थी जिसके राजा थे बोधचंद्र। और आज़ादी के बाद सितंबर 1949 में यह भारत का हिस्सा बना। हालांकि यहाँ के राजा भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे कश्मीर के, हैदराबाद के निजाम, ये लोग चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र राज्य बना के रख सके। तो इनकी भी ये मंशा थी कि हम स्वतंत्र रह सके, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। और आज़ादी के बाद सितंबर 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हो गया। और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो ये है हमारा मणिपुर का इतिहास। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है। देखिए, ये है हमारा पूरे भारत का मैप। और इसमें ये जो क्षेत्र है, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है। तो इसमें ये जो है, ये है आपका मणिपुर। तो ये मणिपुर है, मतलब सेवन सिस्टर्स में एक। और अगर इसके पड़ोसी राज्य, जो हमारा पहला पॉइंट है कि पड़ोसी राज्य, तो पड़ोसी राज्य के तहत देखेंगे तो मणिपुर के जस्ट नीचे मिजोरम है, ऊपर नागालैंड है, और बगल में असम। ये देखिए असम की सीमा है, असम से मिल रही है। और ये मिजोरम, नागालैंड, असम से इसकी सीमाएं मिल रही हैं। तो एक तो पीटी का यहीं से क्वेश्चन दे सकता है इस बार, चूंकि ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। तो यहाँ से पूछ सकता है कि मणिपुर के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। तो आप लोग देख लीजिए, नीचे मिजोरम है, ऊपर नागालैंड है, और साइड में असम है। तो ये इसके पड़ोसी राज्य हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा को यदि देखा जाए तो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से मिलती है, इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा म्यांमार से मिलती है। और यदि देखा जाए कि सामरिक दृष्टिकोण से क्यों इतना अहम है मणिपुर, वैसे तो पूरा भारत का हर एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मणिपुर अपनी जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से एक अहम रोल अहम रोल अदा करती है भारत के मानचित्र में। तो जिसे हम एक त्रिकोण के माध्यम से समझ सकते हैं। अब ये त्रिकोण क्या है? चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। अब देखिए, जो जो मणिपुर की स्थिति है, यहाँ म्यांमार है। चीन की स्थिति, तो चीन देखिए काफी ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं चीन की मंशा पूर्वोत्तर को डिस्टर्ब करने की रहती है, चाहे वो यहाँ के उग्रवादी संगठन को सहायता दे करके, या जो अफीम की खेती होती है वहाँ
इनकी इसकी भागीदारी होती, ताकि ये क्षेत्र एक तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो, जिससे वो भारत पर एक रणनीतिक दबाव बना सके। तो चीन की एक मंशा निकल के आती है। म्यांमार बगल में है, ये है। अच्छा, म्यांमार के साथ एक समस्या ये है कि यहाँ कभी फेवर की सरकार रहती है, कभी फेवर वाली सरकार जो भारत के पक्ष में नहीं रहती है। तो यहाँ भी उग्रवाद को फैलने फूलने का एक भरपूर अवसर मिल जाता है। और अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि यहाँ के कुछ विद्रोही संगठन थे, हमारे भूभाग में वो स्ट्राइक करते हैं, तो बदले में हमारी सरकार द्वारा, हमारी आर्मी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करी गई। फिर एक अहम मुद्दा है ये बांग्लादेश का, देख लीजिए, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश का अगर इतिहास देखा जाए तो भाई 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद होता है, और उसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी, श्रीमती इंदिरा गांधी की। और उस समय वहाँ के जो हेड थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो कुछ समय तक तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे, क्योंकि इनको मुक्त कराने में भारत ने काफ़ी सहयोग किया। लेकिन यहाँ उसके बाद जब बेगम खालिदा जिया, जो कहीं न कहीं पाकिस्तान से बहुत सहानुभूति रखती थी, जब वो सरकार में आती हैं तो भारत के रिश्ते बिगड़ते हैं। और फिलहाल अभी तो शेख हसीना हैं, तो जो बंगबंधु की ही बेटी हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा चूंकि भारत से हुई है तो भारत से थोड़ा लगाव रखती है। तो अभी हमारा बांग्लादेश से संबंध अच्छा है। लेकिन फ्यूचर में यदि कहीं यहाँ सरकार बदलती है और पाकिस्तान से सहानुभूति रखने वाली सरकार आती है, तो फिर ये जो क्षेत्र है एक तरीके से अशांत हो जाता है। यहाँ के उग्रवादी संगठनों को इन लोग यहाँ से प्रश्रय मिलता है, अफीम की जो खेती होती है उसको बढ़ावा मिलता है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये मणिपुर जो भूभाग है वो कितना महत्वपूर्ण है। चीन, बांग्लादेश और म्यांमार, मतलब कहीं ना कहीं 3 देशों से ये प्रभावित है। तो इसलिए जो सरकार का प्रयास है कि कहीं न कहीं मणिपुर को जो है, या मोदी जी का जो करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था कि भाई मणिपुर जो है हमारा ईशान कोड है। ईशान कोड मतलब वो कोड होता है घर का कि जो पूजा गृह होता है, जैसे आप लोग पूजा गृह जो होता है वो पूरब वाले क्षेत्र में रखते हैं, तो ये एक तरीके से भारत का ईशान कोड है। ये भारत के महत्व को दर्शाता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। स्लाइड है हमारा मणिपुर की आबादी एवं उनका बसाव क्षेत्र। अब ये देखिए, ये पूरा मणिपुर का मैप है। और अगर यहाँ आबादी की बात की जाए, अगर मणिपुर की आबादी देखा जाए, तो मणिपुर में 3 प्रमुख जातियां हैं। 3 प्रमुख जातियां हैं। नंबर 1 है मैतेई। नंबर 1 है मैतेई। ये हिंदू हैं। मैतेई जो है वो हिंदू है और उनको ओबीसी का दर्जा प्राप्त है। और इनकी राज्य में आबादी जो है करीब 55 से 60% है, जो राज्य के कुल भूभाग के 10% हिस्से पर रहते हैं। मतलब मैतेई जाति हिंदू, दर्जा ओबीसी का, राज्य में कुल आबादी 55 से 60%, और 10% भूभाग, राज्य के 10% हिस्से पर ये रहते हैं। और अगर आप यहाँ देखना चाहें तो देखिए, यही जो क्षेत्र है ये मैदानी इलाका है, और मैदानी इलाके में ही मैतेई रहते हैं, और यही जो हिस्सा है यही मैतेई रहते हैं। बाकी ये जो एरिया है ये पहाड़ी क्षेत्र है मणिपुर का, और यहाँ नागा, कुकी, चिन और भी जो जनजातियां हैं छोटी छोटी, वो सब मिला के रहती हैं। तो देखा जाए तो मैतेई जो जनजाति है वो एक बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी राज्य के बहुत छोटे हिस्से पर, कि सोचिए जिसकी जनसंख्या जो है वो 55 से 60% हो, और वो राज्य के 10% हिस्से पर ही वो रह रही हैं। और हमारा नेक्स्ट जो है स्लाइड है, दूसरी जो मैंने बताया था कुकी और नागा। अब कुकी और नागा ये पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में, कुकी, नागा, चीन, ये सब क्षेत्रों में, परिधीय जो क्षेत्र है यहाँ जो है निवास करते हैं। ये ईसाई समुदाय से आते हैं,
और एसटी का दर्जा इन्हें प्राप्त है। इनकी राज्य में आबादी करीब 20% है, किंतु 20% राज्य की आबादी में इनका हिस्सा है, लेकिन ये राज्य के भौगोलिक भूभाग में ये 90% क्षेत्र को ऑक्युपाई किए हुए हैं। मतलब 20% लोग राज्य के 90% क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये मणिपुर की आबादी और उनका बसाव क्षेत्र है। यहाँ देखिए ये जो क्षेत्र है वो मैतेई बाहुल है, मैदानी इलाका है, और ये जो परिधीय क्षेत्र है ये जनजातीय क्षेत्र है, जहाँ कुकी, नगा, चिन ये सब जनजातियां रहती हैं। अब इसके बाद हम अगले स्लाइड पे आएंगे। सॉरी, हाँ, अब इसमें देखिए, अब आपने मणिपुर का इतिहास देख लिया, मणिपुर का भूगोल देख लिया, मणिपुर की भौगोल बसाव की स्थिति क्या है, जनजाति मतलब वहाँ का भूभाग में कौन कौन से जनजातियां रहती है, किस किस क्षेत्र में रहती हैं, कितने भूभाग पे रहती है, वो मैंने बता दिया। अब हम आते हैं मणिपुर की वर्तमान समस्या। आखिर ये मणिपुर हमारा जो है जल क्यों रहा है। आज करीब 4 महीने से जो मणिपुर की हालात है वो किन कारणों से उत्पन्न हुई है, तो जिसके तहत सबसे पहली जो समस्या है कि मणिपुर की वर्तमान समस्या यह है कि मैतेई जाति जो एक बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी लैंड रिफॉर्म एक्ट के कारण मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकती। क्योंकि मैंने बताया था कि मणिपुर जो है मणिपुर की जो मैतेई जनजातियां हैं वो राज्य के 55 से 60% की आबादी राज्य में रखती हैं, लेकिन वो 10% भूभाग पे रहती हैं। तो इनकी ये डिमांड है कि भाई हमको जो है राज्य के अंदर जो हमारा भाग है, मैदानी भूभाग है, इसके अलावा चूंकि जनसंख्या ज्यादा है, हमको यहाँ रहने में दिक्कत हो रही, तो हमको यहाँ भी जमीन खरीदने का एक मौका दिया जाए। लेकिन यहाँ एक एक्ट है, लैंड रिफॉर्म एक्ट, जिसके तहत ये नियम बनाया गया है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों है, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ये सब, यहाँ केवल जनजातियां, जो वहाँ की जनजातियां हैं वही यहाँ बस सकती हैं, वही जमीन खरीद सकती हैं, और ये पूरा क्षेत्राधिकार उन्हीं के अंतर्गत आएगा, जिसमें नागा हैं, कुकी हैं, चिन हैं आदि। तो इनकी एक सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी है कि इनकी मांग यह थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग पहाड़ों पर जमीन, बस वही है कि अगर ये भी जनजाति, चूंकि ये मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग ओबीसी जाति से आते हैं, हिंदू हैं, तो इनका एक प्रमुख मांग ये है कि हमको भी यदि एसटी का दर्जा दे दिया जाए तो हम भी यहाँ जो है जमीन खरीद करके बस सकते हैं। तो ये जो है मैतेई समुदाय की समस्या है। सॉरी, अब यहाँ क्या है कि अब इसके तहत हम देखेंगे कि न्यायपालिका क्या कर रही है। क्योंकि जब ये इनका विवाद था कि इन्होंने जब डिमांड किया कि हमको भी एसटी का दर्जा दिया जाए, तो ये फिर मणिपुर हाईकोर्ट में गए। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने 10 वर्ष पहले की एक केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट के आधार पर मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का निर्देश दिया, जिस फैसले को कुकी समुदाय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। देखिए, ये 10 वर्ष पहले एक कमेटी गठित की गई थी जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, जिसने एक रिपोर्ट दी थी और उसने कहा था कि मैतेई जनजाति को भी आदिवासी मतलब एसटी का दर्जा दिया जाए, और उसी को लागू करने का निर्देश मणिपुर के हाईकोर्ट के द्वारा किया गया, जिसका ऑब्वियसली कुकी और जो नागा जनजातियां हैं, बेसिकली कुकी जो जनजातियां हैं वो इसका विरोध करती हैं। अब यहाँ एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि कुकी और नागा ये सब चूंकि यहाँ इस एरिया में रहते हैं और ये सब आपस में भी लड़ते रहते हैं, आपसी हितों में इनमें भी टकराव है, लेकिन चूंकि यहाँ लड़ाई मैदान
बनाम पहाड़ की हो गई है। तो जो मैदानी है, जो मैतेई हैं, वो तो एक तरफ है, और जो वहाँ की जितनी भी ट्राइबल्स हैं, जितनी भी ट्राइबल जातियां हैं, वो एक तरफ हो गई हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, जो जनजातीय थी उनके द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब ये प्रश्न बनता है कि इनकी चुनौती का आधार क्या था। अगर भाई आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नागा और ये नागा और कुकी के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है हाई कोर्ट के फैसले का, तो ऑब्वियसली कोई आधार होना चाहिए। और यदि आधार की बात की जाए तो ये सबसे पहला आधार ये रखते हैं कि राज्य के 60 विधायकों में से 40 मैतेई समुदाय से आते हैं। देखिए, जो राज्य की विधानसभा सीटें हैं वो है 60, जिसमें से 40 जो हैं वो मैतेई समुदाय से आते हैं, जिसमें वर्तमान के जो सीएम एन बीरेन सिंह जी भी हैं वो भी इसी समुदाय से आते हैं। और 20 जो सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 10 जो है नागा से आती हैं और 10 कुकी से आती हैं। तो इनका ये कहना था कि भाई राज्य के 60 विधायकों में से 20 मैतेई समुदाय से हैं, यानी कि राजनीतिक रूप से बहुत ही सक्षम है मैतेई समुदाय के लोग। फिर दूसरी दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मैतेई जो समुदाय है वो सरकारी नौकरियों में भी उनका दबदबा है, क्योंकि राजनीतिक स्तर से काफी सशक्त हैं। 40-60 में 40 इनके पास हैं। सरकारी नौकरियों में इनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। एजुकेशन में ये बहुत ही आगे हैं वनस्पति, कुकी और नागा जनजातियों से। तो ले दे करके इनका जो सामाजिक आर्थिक जो आधार है वो काफी मजबूत है। ऐसे में यदि इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना आरंभ कर देंगे, जिससे मणिपुर की जनजातियां हाशिए पर चली जाएंगी। अब ये जो कह रहे हैं कि भाई आर्थिक रूप से सक्षम है, राजनीतिक रूप से सक्षम है, अगर ये जनजातीय का दर्जा पा जाते हैं तो पहाड़ों पर आकर के ये बसना शुरू कर देंगे। और जो हमारी स्थिति है, हम तो पहले से ही हाशिए पे हैं और ज्यादा हाशिए पे ढकेल दिए जाएंगे। तो ये जो है इनके चुनौती का आधार था सुप्रीम कोर्ट में कुकी जनजातियों द्वारा। अब आगे देखते हैं कि क्या मैटर है फिर। फिर क्या हुआ कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा था कि 3 मई 2023 को कुकी जनजाति द्वारा मतलब एक रैली निकाली गई जो जल्दी ही हिंसक हो गई। कुकी समुदाय ने सोचा कि सुप्रीम कोर्ट में तो हम अपनी याचिका दाखिल ही कि क्यों न यहाँ के सरकार पे भी एक रैली द्वारा मतलब दबाव बनाने का प्रयास किया जाए, कि जिससे कहीं हमारे अगेंस्ट ना फैसला सरकार या कोर्ट के द्वारा हो जाए। तो ये एक रैली निकालते हैं, लेकिन चूंकि रैली जल्दी ही हिंसक हो जाती है। हिंसक वही है कि कुकी ये निकालते हैं जिसका मैतेई समुदाय द्वारा विरोध किया जाता है, और दोनों जो है आपस में लड़ जाते हैं वहां। और जिसमें अगर देखा जाए तो अभी तक की जो स्थिति है, व्यापक जनधन की हानि हुई, 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सोचिए, 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। करीब 5,000 से ज्यादा आगजनी की घटनाएं हो गई हैं। ये जो आप एक फोटो देख रहे हैं ये तो बहुत आम है, वहां तो हर गली मोहल्ले में ये घटनाएं हो रही हैं। बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में हैं। आप लोग फोटो में न्यूज में देख ही रहे होंगे कि किस स्थिति में लोग वहां राहत शिविरों में रह रहे हैं। और इसकी जो सबसे खास बात है कि जो अब हमला है वो धार्मिक रूप ले चुका है। मतलब सोचिए, अब इसमें धर्म की भी एंट्री हो चुकी है। धर्म की एंट्री के तहत हिंदू लोग जो है वो, चूंकि मैंने पहले बताया था कि कुकी जो है जो जनजातियां वो ईसाई समुदाय से बिलोंग करती हैं, तो वो उनके चर्चों पे हमला कर रहे हैं। जो जनजातियां हैं वो मैतेई समुदाय के मंदिरों पे हमला शुरू कर दिए हैं। तो एक तरीके से इसको धार्मिक रंग भी मिल चुका है। और हद तो तब हो गई कि जब इसमें महिलाओं को टारगेट किया जाने लगा। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा जो वाकई में बहुत ही विभत्स था, और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि ये एक सभ्य समाज में कहीं, ये तो मध्यकालीन मानसिकता को दर्शाता है। ये तो एक बर्बर है। और अफसोस यहाँ
मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये होता है कि यहाँ मैतेई महिलाओं के द्वारा, सबसे बड़ी बात है कि मैतेई महिलाओं के द्वारा भी इस घटना का विरोध नहीं किया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उनकी सरकार में तो नहीं कह सकते, लेकिन एजुकेशन में, नौकरियों में बहुत अच्छी भूमिका है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो घर के अंदर है, वो सोसाइटी में है और डोमिनेंट पोजीशन पे है। फिर भी नगा महिलाओं के साथ जो घटना हुई उसका इनके द्वारा विरोध नहीं किया जाना, एक तरीके से ये काफी खराब स्थिति है कि महिलाएं ही यदि महिलाओं के साथ नहीं खड़ा होंगी तो फिर क्या होगा, क्योंकि पुरुषों के द्वारा तो महिलाओं का शोषण किया ही जाता रहा है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि सरकार की भूमिका। भाई इतनी सारी घटनाएं हो गई और आज भी ये घटनाएं अनवरत जारी हैं। अभी भी सरकार इस पे अंकुश लगाने में सक्षम नहीं हुई है। कहा तो जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। भाई यहाँ देखा जाए तो केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही दल की सरकार है, मतलब डबल इंजन, जिसको बहुत ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रचारित किया जाता है कि जो विकास है वो डबल इंजन के द्वारा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जो दोनों इंजन, मतलब जो डबल इंजन है, वो पूरी तरीके से अक्षम नजर आते हैं और सरकार द्वारा हिंसा को रोकने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। और ये भी दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार के द्वारा एक ईमानदार कोशिश नहीं की गई, नहीं तो इतनी बड़ी हिंसा इतने दिनों तक चल रही है और सरकार के पास इतनी ज्यादा मशीनरी, इतनी ज्यादा व्यवस्था होने के बाद भी असफल है, तो ये सरकार की ईमानदारी पे जरूर प्रश्न उठाता है। यहाँ एजेंसियों की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता कि भाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं, क्यों इस मामले को पहले से नहीं समझ पाई कि समाज में इस तरीके से समस्या व्याप्त है और उसका निराकरण क्यों नहीं कर पा रही हैं। सही मायने में आर्टिकल 356 मेरे हिसाब से, मुझे जो लगता है कि राष्ट्रपति शासन का सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ हो सकता था। अगर सरकार चाहती तो राज्य की सरकार, जो एन बीरेन सिंह की सरकार है, इन्हें तो निश्चित तौर पर बर्खास्त किया जाना चाहिए था और ऐसा करके वो समाज में एक जो 356 को लेकर के राष्ट्रपति शासन का जो एक अभी बहुत से मायने में दुरुपयोग ही उसका हुआ है, एक अच्छा सदुपयोग यहाँ हो सकता था। क्योंकि जब आपके स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहे कि ऐसी घटनाएं तो आम है, एक दो अगर मीडिया पे आ गई तो आप लोग इसको हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं तो मणिपुर में बहुत, तो सोचिए कि वो कितना ही निकम्मा नकारा सीएम होगा, तो उसको तो नैतिक रूप से अपने पद पे बने रहने का तो अधिकार ही नहीं है। लेकिन अगर उनकी ढीठता है वो है, तो यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा एक अच्छा प्रयास करना चाहिए था कि आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए था, जो सरकार करने में विफल रही और एक नजीर जो पेश कर सकती थी नहीं कर सकी। तो ये पूरा हमारा मणिपुर का घटना है और अभी भी सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं कि सरकार पूरी तरीके से प्रयास नहीं कर रही है। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे जो भी घटना। हालांकि एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट का जो फैसला दिया गया है उस पे स्टे लगा दिया गया, मतलब वो इम्प्लीमेंट में अभी नहीं, जो जहां है उसी पे वो रुका हुआ है। तो एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अच्छा पहल है, अच्छा प्रयास। अब देखिए सरकार आगे क्या करती है और जैसे इसमें कुछ नया अपडेट होगा हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो ये आज के हमारा टॉपिक था। अब कुछ और चीजें देख लीजिए आप लोग। ये देखिए, ये हमारा समृद्धि आईएएस का चैनल है, ये टेलीग्राम है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए। और ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़िए। हम समय समय पे इस पे और भी प्रोग्राम लाएंगे और निश्चित तौर पे इससे आप लोगों को फायदा होगा। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के लिए विदा चाहते हैं, फिर जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू, नमस्कार।